कैसे हैं आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्र आंदोलन का प्रथम चरण। देखिए, भारत का राष्ट्र आंदोलन का 3 चरण हुआ है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो हम सब लोग 3 चरण में पढ़ेंगे भारत का राष्ट्र आंदोलन। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं प्रथम चरण के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी टीचर में आयोग ने इसको अलग से मेंशन कर दिया है कि भारत का राष्ट्र आंदोलन के बारे में हम सब लोग पूछेंगे। तो भारत के राष्ट्र आंदोलन के बारे में हम सब लोग चर्चा करते हैं, जो कि फर्स्ट सेशन है 1885 से लेकर 1915 के बीच में। तो सबसे पहले देखिए, ये पूरा एनसीईआरटी का सार संग्रह है। देख लीजिए यहाँ जो लिखा हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का पूरा सार और संग्रह दिया हुआ है, ये पूरा ही। तो हम सब लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तीव्र से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्र आंदोलन का शुरुआत हुआ है। तो भारत में एक संगठित राष्ट्र आंदोलन का शुरुआत हुआ है। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट है हमने ये कलर से कलर कर दिया, तो इस हम सब लोग यही पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1851 में क्या होती है, कांग्रेस से पूर्व की राजनीति जो होती है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो क्या होती है, 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। उसके बाद भारत जनता के कल्याणार्थ भारत तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश अधिकारियों के पास आवेदनों को भेजने के लिए 1852 ईस्वी में मुंबई एसोसिएशन की स्थापना होती है। मुंबई एसोसिएशन स्थापना कब होती है, 1852 में। इसी उद्देश्य के लिए 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1852 में भी मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना होती है और 1852 में ही मुंबई एसोसिएशन की स्थापना होती है। उन्होंने इस बात की भी मांग की, मतलब उन दोनों संस्थाओं ने इस बात की भी मांग की कि प्रशासन में भारतीयों का उच्च पद मिलना चाहिए। प्रशासन में भारतीयों का उच्च पद मिलना चाहिए, ये मुंबई एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने सरकार से मांग की। उसके बाद 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। बताइए, 1866 ईस्वी में किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, दादा भाई। देखिए, 1870 में स्थापित पुणे सार्वजनिक सभा, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन और 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा, वर्ष 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आदि ऐसे संगठन थे जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व व्यापक स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही 1870 में पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, 1884 में मद्रास महाजन सभा, वर्ष 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। ये सब कांग्रेस से पूर्व की बात है। अब देखिए, उसके बाद है 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आयोजन किया। अखिल भारतीय राष्ट्र आंदोलन का आयोजन किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसको याद रखना है, कब किया, 1883 में। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिसंबर 1885 में कलकत्ता में एक और राष्ट्र आंदोलन बुलाया। इस समय कुछ अन्य नेताओं ने एक अखिल भारत सम्मेलन बुलाया जो मुंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया। यही संगठन भारत राष्ट्र कांग्रेस बना। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिसंबर 1885 में कलकत्ता में एक और राष्ट्र आंदोलन बुलाया गया। उसने क्या किया, इसी समय कुछ अन्य नेताओं ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जो बंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में 1885 में बुलाया और इसी समय कुछ अन्य नेताओं ने भी बुलाया था, जो कि बंबई में बुलाया था 1885 में, और यही आगे चलकर भारत राष्ट्र कांग्रेस बन गया। अब देखिए, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 से 30 दिसंबर 1885 में मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस की स्थापना में भारत के एकमात्र अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी था एओ ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 28 से 30 दिसंबर, देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रथम चरण है भारत राष्ट्र आंदोलन का, और ये पूछा जाएगा। देखिए, एकमात्र ब्रिटिश अधिकारी कौन था, एओ ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के प्रमुख बड़े नेताओं से सहयोग प्राप्त कर कांग्रेस की स्थापना की। अब देखिए, बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित दिसंबर 1885 में कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। किसने किया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता थे, दादा भाई नौरोजी थे, के.टी. तेलंग थे, फिरोज शाह मेहता,
एस सुब्रमण्यम अय्यर, उसके बाद था पी आनंद चार्लू, दिनासा वाचा, जी आगरकर, सुब्रमण्यम अय्यर तथा एम.वी. राघवाचारी। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं होता है क्योंकि उन्होंने उसी दौरान कलकत्ता में एक राष्ट्र आंदोलन बुलाया था। तो प्रथम में क्या हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था, ये याद रखिए। क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या प्रथम सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल हुए थे, तो बोलना है नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे प्रथम सम्मेलन में। चलिए तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ है कांग्रेस की स्थापना के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अनेक मिथक प्रचलित है, जिनमें से एक है प्रमुख सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। ये बहुत है, प्रमुख सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि एओ ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय डफरिन के निर्देश, मार्गदर्शन एवं सलाह पर ही इस संगठन की स्थापना की। देखिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहता क्या है, एओ ह्यूम ने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि एओ ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय डफरिन के निर्देश से मार्गदर्शन एवं सलाह पर ही इस संगठन की स्थापना की, जिससे कि उस समय भारत जनता में पनपते असंतोष को विस्फोट रूप लेने से रोका जा सके और असंतोष की समाप्ति हेतु संवैधानिक निकाय या सुरक्षित वाल्व उपलब्ध कराया जा सके। अब देखिए सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के जनक लाला लाजपत राय थे। ये पूछता है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के जनक कौन थे, लाला लाजपत राय थे। इसको याद रखिए, सेफ्टी वाल्व के जनक कौन थे, लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने ह्यूम के जीवनीकार विलियम बर्डवन के कथन का आधार बनाकर वर्ष 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। यंग इंडिया किसका है, दादा भाई ये लाला लाजपत राय का है। और इसमें क्या है, जिन्होंने ह्यूम के देखिए ह्यूम के जीवनीकार कौन थे, विलियम बेडरवन के कथन के आधार पर 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में यह सिद्धांत दिया। कौन सिद्धांत दिया, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। देखिए आगे क्या कहता है, आगे देखिए हम जो मेन इंपोर्टेंट चीज है उसको हम चलो पढ़ के कलर कर दिया, क्योंकि ये सब चीज बहुत ज्यादा इसमें दिया हुआ, ये सब उतना जरूरी नहीं है कहानी के फॉर्म में, जो इंपोर्टेंट है उसी के बारे में हम चलो पढ़ रहे हैं। देखिए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 450 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने, 450 लोगों ने भाग लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने फर्स्ट सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, वो सेकंड सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 के अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। यह कुल 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी कितने बार रहे, 3 बार रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की है। अब देखिए 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। कांग्रेस चतुर्थ सम्मेलन में कुल 1300 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कितना लिया, चतुर्थ में 1300 प्रतिनिधि ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज थे, यूले ने की थी। कालांतर में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले अंग्रेज थे विलियम बेडरवन 1889, ये याद रखिए। विलियम बेडरवन थे, अल्फ्रेड लेव 1890, हेनरी जॉन कॉटन 1904 में, तो इसको याद रखना है। कालांतर में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले अन्य विलियम थे, अंग्रेज थे, विलियम बेडरवन थे, अल्फ्रेड लेव थे, हेनरी कॉटन थे और जॉर्ज यूले तो 1888 में किया ही था। अब देखिए आगे क्या है। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1890 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी, कादम्बनी गांगुली थी, जो कि कांग्रेस की अधिवेशन को संबोधित किया था। अब देखिए आगे है। देखिए ये महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत भारत राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संपादित आंदोलन को कार्यक्रम एवं नीतियों के आधार पर 2 चरणों में बांटा गया। उदारवादी चरण जो था ये था 1885 से लेकर 1905 तक। उदारवादी चरण था 1885 से लेकर 1905 तक और उग्रवादी चरण था 1905 से 1919 तक। उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक था। इसको याद रखना है। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक।
देखिए उदारवादियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। आरंभिक वर्षों में भारतीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं के वर्चस्व थे। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी कहा जाता था। उदारवादी नेता कानून की सीमा में रहकर, ये क्या करते थे, कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन तथा धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से शासन में सुधार की मांग का समर्थन करते थे। उदारवादियों का विश्वास था कि यदि जनमत के उभारा तथा संगठित किया जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्ताव तथा भाषणों के द्वारा अधिकारियों तक जनता की मांगों को पहुंचाया जाए, वे धीरे धीरे एक एक इन मांगों को पूरा करेंगे। उदारवादियों के आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा। भारत परिषद कानून प्रणयन कब हुआ? भारतीय परिषद कानून पास कब हुआ? 1892 में। इस कानून के द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांत परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इनमें से कुछ सदस्यों को भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन सकते थे, किंतु बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। राष्ट्रवादी कानून 1892 ईस्वी में कानून से पूर्णतः असंतुष्ट थे। उदारवादियों की प्रमुख मांग, देखिए इस चरण में कांग्रेस की यह मांग थी कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर भर्ती किया जाए। यह उदारवादियों की मांग थी, और सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में भी कराई जाए। दूसरा इंपोर्टेंट है, उदारवादियों की अन्य प्रमुख मांग थी भाषण तथा बोलने की आजादी, लोक कल्याण की योजनाओं का विस्तार और शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि सरकार की भारतीयों के कल्याण का कार्य करना चाहिए और ब्रिटेन के हितों के लिए भारतीय शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए। ये सब मांग हुआ करती थी। अब देखिए आगे क्या। उदारवादियों के दृष्टिकोण। उदारवादियों नरमपंथी भारत समाज के उच्च वर्ग के थे। ये अंग्रेजी भाषा में शिक्षित थे। उनकी धारणा यह थी कि सरकार उनकी मांग को स्वीकार कर लेगी। उदारवादियों का दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी नहीं था। उनका यह मानना था कि सरकार उनकी न्यायोचित मांगों पर विचार कर उनके सुधार का प्रयास करेगी। आगे भारतीयों का पक्ष सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के एक दल ब्रिटेन भेजे गए। 1889 में भारत राष्ट्र कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। 1889 में क्या हुआ? भारत राष्ट्र कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। ये बहुत इंपोर्टेंट है। इस समिति में 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित करने की आरंभ की गई। 1889 में भारत राष्ट्र कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। अब देखिए कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या था। डफरिन ने 1887 में एक सार्वजनिक भाषण में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि जनता ने बहुत सूक्ष्म भाग को प्रतिनिधित्व है। मतलब ये डफरिन का क्या कहना था? यह जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि है। कर्जन ने 1894 में वायसराय बनने के बाद कहा कि कांग्रेस का महल जीर्ण शीर्ण हो रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य इच्छा है यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह कर्जन का कहना था। और डफरिन का क्या कहना था? यह बहुत ही सूक्ष्म दलों का एक संगठन है। अब आगे देखिए उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण जो है 1906 से लेकर 1919 के बीच में रहता है उग्रवादी चरण। देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही भारत जनता में राजनीतिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। उग्रवादियों के प्रयास का कोई अधिकतम सफल निष्कर्ष नहीं निकल सका। अब देखिए उग्रवादी नेताओं में कौन कौन थे। उग्रवादी नेताओं में थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय प्रमुख थे। अंग्रेजी राज की प्रकृति की समझ। देखिए दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपने प्रसिद्ध लेख पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का आलोचना करते हुए इनको भारत की दरिद्रता का मूल कारण बताया। दादा भाई नौरोजी ने भारत की दरिद्रता का मूल कारण किस बुक में बताया? पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल में। किसमें? पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया दादा भाई नौरोजी का ये किताब है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दूसरे विख्यात आलोचक आर.सी. दत्त थे। इन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका? आर.सी. दत्त का। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त का बुक है। इसमें ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों का उजागर किया। इसमें क्या क्या? ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों का उजागर किया। अब देखिए विचारकों का योगदान। 19वीं सदी के कुछ महान भारतीय विचारक एवं नेता जैसे स्वामी विवेकानंद, तिलक, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल आदि ने भी लोगों के उग्रवादी के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ विचारक थे जो कि लोगों को उग्रवादी होने के मार्ग पर प्रोत्साहित करता है। जैसे में स्वामी विवेकानंद थे, तिलक थे, अरविंद घोष थे, विपिन चंद्र पाल आदि ने ये सब काम किया है। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता का त्याग करो। निर्बलता पाप है और निर्बलता मृत्यु है। उन्होंने कहा कि भारत की एकमात्र आशा भारत का जनता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृतप्राय है। ऊंचे वर्ग शारीरिक दृष्टि से मृतप्राय है। देखिए ये किसने कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहा था
कि दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता है। निर्बलता का त्याग करो, निर्बलता पाप है और निर्बलता मृत्यु है। उन्होंने कहा भारत की एकमात्र आशा भारत की जनता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत प्राय है। ऊंचे वर्ग को वो मृत प्राय घोषित कर देते हैं स्वामी विवेकानंद। उग्र राष्ट्रवादी विचार संप्रदाय का अस्तित्व। देखिए, इस संप्रदाय के प्रतिनिधि बंगाल में राज नारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त तथा महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलुकर थे। इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने अपने पत्र केसरी के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद का प्रचार किया किस माध्यम से? अपने पत्र केसरी के माध्यम से। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव का आयोजन किया। बाल गंगाधर तिलक ने कब गणपति उत्सव आयोजित किया? 1893 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव, 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव मनाया। 1800 पहले बोल देते 1905, ये गलत हो गया। 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया गया। अब देखिए आगे है, तिलक ने 1896-97 में महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। कर न देने का आंदोलन कब चलाया? 1896-97 में। सरकार का के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 1897 में गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने सरकार से क्षमा मांगने से इनकार कर दिया, जिसको 18 माह का कैद की सजा सुनाई गई। 1897 में चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा देने के बाद नाटू बंधुओं को बिना किसी ट्रायल के देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया। 1898 में भारतीय दंड संहिता में 124 ए तथा 156 ए जैसे दमनकारी कानून जोड़े गए। 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया गया तथा इसी समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और सख्त कर दिया गया। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। देखिए 1904 में क्या हुआ? कार्यालय गोपनीयता कानून द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को दमन कर दिया गया। इसी समय भारत विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और सख्त कर दिया गया और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। देखिए आगे है, बाल गंगाधर तिलक ने इस बात का विरोध किया कि एक विदेशी सरकार जनता के निजी जीवन में हस्तक्षेप करे। उन्होंने 1891 ईस्वी के विवाह अधिनियम तथा 1881 ईस्वी के प्रथम फैक्ट्री एक्ट का भी विरोध किया। विवाह अधिनियम 1891 और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 का भी विरोध किया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे अरविंद घोष ने हिंदू प्रकाश समाचार पत्र में न्यू लैंपस फॉर ओल्ड नामक निबंध में उग्रवादियों की क्रमबद्ध व्याख्या की। तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्र के माध्यम से उग्रवादियों का प्रचार किया। स्वराज स्वदेशी था बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज स्वदेशी था बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बिपिन चंद्र पॉल ने न्यू इंडिया तथा लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर प्रहार किया। बिपिन चंद्र पॉल ने न्यू इंडिया तथा लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर प्रहार किया। अब आगे है बंगाल विभाजन। तो हम सब लोग बंगाल विभाजन देखेंगे कल। तब तक के लिए आप सब लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। ये बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जो कि सिलेबस में दिया हुआ है कि क्रांतिकारी आंदोलन, और यह एनसीईआरटी का सार संग्रह है क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब लोग ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।